गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनेश सिंह तोमर और आज हम पढ़ने वाले हैं कृत्रिम झीलें। इससे पिछले वीडियो में हम पढ़कर आ चुके हैं जितनी भी नेचुरल झीलें हैं उनके बारे में, उनसे संबंधित जो भी तथ्य बनते थे वो भी सारे मैंने आपको करा दिए हैं। और आज आर्टिफिशियल लेक्स या कृत्रिम झीलें हम पढ़ने वाले हैं भाई। तो देखते हैं, देखो इन झीलों से संबंधित क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। मैं आपको पहले बेसिक ही बताता हूं। देखो किस तरह से कि जो नदियों का बहाव होता है तो उनके बहाव की दिशा में हम एक बांध या दीवार लगाकर उसके पानी को रोक लेते हैं। जब उसके पानी को रोक लिया जाएगा तो पीछे के क्षेत्र में एक विशाल जलाशय एकत्र हो जाता है कई किलोमीटर तक। और जो वो विशाल एक जलाशय होता है उस विशाल जलाशय को ही कहा जाता है कृत्रिम झील, क्योंकि वो आर्टिफिशियली बनाई गई है भाई, यानी कि हमने बनाई है। बीच में से एक दीवार खड़ी कर दी और पीछे सारे के सारे पानी को नदी के रोक लिया, क्योंकि आप जानते हैं नदियों में लगातार पानी बहता रहता है। बरसात के दिनों में बरसात का पानी होता है और जब बरसात खत्म हो जाती है तो उत्तर भारत में जो ग्लेशियर हैं उनके पिघलने से जल आता है भाई। तो इस प्रकार से नदियां लगातार बहती रहती हैं। आप उसके मार्ग में अगर कोई दीवार खड़ी कर दोगे तो नदियों का जल क्या होगा, संचित होता रहेगा और एक विशाल जलाशय का रूप ले लेगा। उसी को आप कहते हैं कृत्रिम झील। तो आप याद रखें भाई, कृत्रिम झील का निर्माण मानव द्वारा नदियों के ऊपर बांध बनाकर किया जाता है और अलग अलग बांध पर जो निर्मित कृत्रिम झीलें हैं उनके नाम भी अलग अलग हैं भाई। तो उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को, और मैं इस टॉपिक को कृत्रिम झीलों के रूप में आपको ना पढ़ाकर परियोजनाओं के रूप में पढ़ाने वाला हूं भाई। किसके रूप में? परियोजनाओं के, क्योंकि परियोजना और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पर्पज से ये सारे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो हम सभी दृष्टि से इन चीजों को देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ये टॉपिक। बिल्कुल लास्ट तक पढ़ें और वीडियो अगर लास्ट में पसंद आती है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो हम इस टॉपिक को पहले तो मैं आपको यही समझा देता हूं कि कृत्रिम झील क्या होती हैं, सही है, या फिर आर्टिफिशियल लेक्स क्या होती हैं भाई। तो आप एक शब्द में लिख सकते हैं, जब नदियों के बहाव क्षेत्र में या फिर नदियों के ऊपर बांध या फिर डैम बनाकर उसके जल को रोककर एक जलाशय का निर्माण किया जाता है। तो इस जलाशय को ही क्या कहा जाता है? कृत्रिम झील कहा जाता है। जैसे एक तो मैं नाम बताता हूं आपको, जो भाखड़ा नांगल डैम है, तो उसके द्वारा गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है भाई। तो ये एक आर्टिफिशियल लेक्स है। कैसी है? आर्टिफिशियल लेक्स। जैसे जो हीराकुंड बांध ये भी एक आर्टिफिशियल लेक्स है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। आप जानते हैं भाई, रिहंद बांध पर यूपी के कहां पर बना हुआ है? सोनभद्र में। कहां पर बना हुआ है भाई? सोनभद्र में। तो ये सारी बातें आप जानते हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार से जितनी भी नदी पर डैम बने हुए हैं या तो उनके जलाशयों को किसी अलग नाम से जाना जाता है, नहीं तो उसी नाम से। जैसे हीराकुंड बांध के जलाशय को कोई अलग नाम नहीं दिया गया। जैसे सरदार सरोवर डैम है तो उसका जो जलाशय है उसे भी कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है। इन्हीं नाम से इनके जलाशय को जाना जाता है। तो इसी दृष्टि से हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इसे देखो दूसरी दृष्टि से पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना। तो आज जो भारत में बहुत बड़े बड़े बांध हैं मैं उनके बारे में आज आपको समझाता हूं, और छोटे छोटे जो बांध हैं वो सब एक अलग वीडियो में हम कवर कर लेंगे भाई। तो आप पहले हेडिंग लिखें बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्या लिखेंगे भाई? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तो ये होते क्या हैं, बहुत ध्यान से समझना, दोनों चीजें पढ़ेंगे हम। जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं उनसे हमें लाभ क्या क्या होते हैं, और जब लाभ होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भाई सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कोई चीज आपके लिए हेल्पफुल है तो वो हानिकारक हार्मफुल भी होगी, सही है। जैसे साइंस के जितने एडवांटेज हैं, साइंस के बहुत सारे एडवांटेज हैं, उससे कहीं ज्यादा उसके डिसएडवांटेज भी हैं, उससे कहीं ज्यादा उसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो बिल्कुल वही है कि अगर बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आपको ढेर सारे लाभ हो रहे हैं तो इससे कुछ हानि भी होती हैं। देखो आज ये टॉपिक समझने का है भाई, आप अपने आप को बोर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये चीजें आपको जनरली समझने को नहीं मिलती। आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है कि ये बांध इस नदी के किनारे है, लेकिन मैं आपको वो सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा जिन चीजों को समझने के बाद आपकी और ज्यादा रुचि इन चीजों में बढ़ने लगेगी। तो हम ज्योग्राफी को थोड़ा सा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ना पढ़कर थोड़ा सा समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, और आपकी रुचि इसमें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सके इसलिए भी हम इस चीज को पढ़ लें। और एक बात और ध्यान रखें, हमने इसी चैनल पर 6 क्लास से लेकर 10th क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट की साइंस की सीरीज चलाई है भाई। तो 9th क्लास का वीडियो मैंने अपलोड कर भी दिया है, 10th के और बाकी के वीडियो एक एक करके अपलोड करने शुरू कर दूंगा मैं। और 11th और 12th की केमिस्ट्री इसी चैनल पर चलेगी भाई। तो आप इस वीडियो को अपने घर परिवार हर किसी, जितने भी रिश्तेदार हैं हर किसी को शेयर करें, क्योंकि उनका कोई ना कोई बच्चा या आस पड़ोस का प्रत्येक कोई ना कोई तो 6 से लेकर 12th के बीच में पढ़ता ही होगा। तो आप ये नहीं देखें कि ये कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे तो हम इन्हें शेयर नहीं करेंगे, हर किसी को शेयर करें और इस चैनल का लिंक हर किसी तक पहुंचाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको 6 से लेकर 12th तक के साइंस की क्लासें मिलेंगी। और अगर आगे को और समय मिला तो जो 6 से लेकर 10th तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो सोशल साइंस होती है आपकी, उन सब्जेक्ट को भी हम चलाएंगे भाई, सही है। तो देखते हैं, देखो इसे। तो हम सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ें। तो पहले आप समझें बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं। जैसे मान लो ये कोई नदी है और इसका बहाव क्षेत्र ये है, और इसके बहाव क्षेत्र में हमने ये डैम बना दिया। ये क्या बनाया भाई, डैम, या फिर बांध कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, बांध, सही है। तो नदी ऐसे बह रही है, इसमें तो जल लगातार आ रहा होगा भाई, और जो लगातार जल आ रहा है इसमें वो यहां पर एकत्र होने लगेगा। वो जल क्या होगा, यहां पर एकत्र होने लगेगा, और इस प्रकार से ये किसका निर्माण हो जाएगा, एक झील का। और इसी को हम कृत्रिम झील कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम झील। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिमाग में ये आना चाहिए, क्या डैम या बांध कहीं भी बनाए जा सकते हैं। मतलब नदी कहीं से भी होकर बह रही हो तो आप कहीं भी डैम बना सकते हैं, नहीं। जो बांध होते हैं उन्हें मैदानी क्षेत्रों में निर्मित नहीं किया जाता, या फिर बहुत ना के बराबर कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी कि मैदानी क्षेत्रों में कोई बांध बनाया गया। बांध जो बनाए जाते हैं वो मुख्य रूप से बनाए जाते हैं या तो पहाड़ी क्षेत्रों में। कहां पर बनाए जाएंगे भाई, पहाड़ी क्षेत्रों में। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में उन्हें नहीं बनाया जाएगा तो पठारी क्षेत्रों में बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा, पठारी क्षेत्रों में। ऐसा क्यों, आप समझे। मान लो ये नदी बह रही थी और चारों ओर से खुली हुई है, मैदानी क्षेत्र है, बिल्कुल चारों ओर से खुली हुई है मैदानी क्षेत्र। तो यहां पर हमने दीवार लगाई, अगर यहां पर दीवार लगाएंगे तो पानी तो फिर यहां से निकल जाएगा भाई, तो इसलिए यहां पर भी दीवार खड़ी करनी पड़ेगी हमें। फिर यहां पर भी जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो पानी फिर यहां से निकलने लगेगा, तो फिर यहां पर भी दीवार, यानी कि चारों ओर से नदी को बंद करना पड़ेगा। और इसमें आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। बहुत ज्यादा खर्चा तो सही है, लेकिन चारों ओर कोई सपोर्ट ना होने के कारण जो जल का दाब होता है उसके कारण बांध के टूटने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, सही है। तो यही कारण है कि मैदानी क्षेत्र में बांध का निर्माण नहीं किया जाता, पहला कारण ये है। दूसरा कारण, मैदानी क्षेत्रों में ज्यादातर जनसंख्या निवास करती है। मैदानी क्षेत्रों में ज्यादातर ग्रामीण या फिर शहरी जनसंख्या निवास करती है, और उस जनसंख्या को वहां से हटाकर बांध का निर्माण करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, बहुत आर्थिक रूप से नुकसान होगा। तो एक ये भी कारण है। तीसरा कारण ये होता है कि मैदानी क्षेत्रों में बांध निर्मित क्यों नहीं होते भाई,
एक प्रमुख कारण यह भी होता है कि अगर यहाँ पर हमने डैम बना दिया तो इसका जो जलाशय है बहुत ही बड़ा होता है, तो बहुत ज्यादा दूर तक के क्षेत्र के जो निवासी होते हैं उस क्षेत्र को कवर कर लेता है, और अगर कहीं इसमें कोई दुर्घटना घटी तो बहुत बड़े शहरी क्षेत्र को उससे नुकसान हो सकता है। तो तीसरा कंडीशन ये भी होती है जिस कारण मैदानी क्षेत्रों में इसका निर्माण नहीं किया जाता। अब हम देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में इसका निर्माण क्यों किया जाता है। तो देखिए, देखो ये आपकी कोई नदी बह रही है और नदी के एक ओर यहाँ पर पहाड़ी है, नदी के एक ओर यहाँ पर पहाड़ी है और नदी के दूसरी ओर यहाँ पर पहाड़ी है, सही है। तो ना तो अभी यहाँ से कोई दीवार बनाने की आवश्यकता है क्योंकि नदी पर्वत के ऊपर से उड़कर तो निकलेगी नहीं भाई, तो ना तो यहाँ पर बांध बनाने की आवश्यकता है, ना तो यहाँ पर कोई दीवार खड़ी करने की। अब हमें केवल यहाँ पर दीवार खड़ी करनी है, अब केवल हमें यहाँ पर दीवार खड़ी करनी है, और जब हम यहाँ पर दीवार खड़ी कर देंगे तो ये तीनों तरफ से ब्लॉक हो गया, और ये पहाड़ों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है, पहाड़ों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है और आसानी से पीछे की ओर से इनका बहाव क्षेत्र नहीं बदल सकता। तो यही कारण होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में नदियों पर बांधों का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ओर से वहां पर पहाड़ियां होती हैं और केवल एक ही ओर से हमें दीवार खड़ी करनी होती है। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर बिजली का उत्पादन करना बहुत आसान होता है भाई, यहाँ पर बिजली का उत्पादन करना भी अपने आप में आसान होता है। तो एक प्रमुख कारण ये भी है। तो आप समझ गए भाई कि जो बांध है उनका निर्माण मैदानों में क्यों नहीं किया जाता है, पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में ही क्यों किया जाता है। अब हम इसके प्रमुख लाभ देखने वाले हैं कि कोई बहुउद्देशीय परियोजना है तो उसके क्या क्या लाभ होंगे, और इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बहुत सारे उद्देश्य हों, मतलब ऐसी परियोजना जिससे बहुत से उद्देश्य की पूर्ति हो, सही है। बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है? एक ऐसी परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति हो, उसी को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। देखो इसके लाभ एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला लाभ तो यही होता है कि पानी का संचय होता है, पानी का संचय होता है, सबसे पहला लाभ यही है और सबसे बड़ा। दूसरा, इससे सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकती है, सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकती है। दूसरा उद्देश्य हो गया सिंचाई की सुविधा कैसे? नहरों का निर्माण किया जा सकता है इससे, नहरों का निर्माण जैसे आप जानते हैं हरिके बैराज से, हरिके बैराज ये एक डैम है भाई मुख्य रूप से पंजाब में, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। तो आप देख रहे हैं भाई भारत की सबसे बड़ी नहर भी एक डैम से ही निकाली गई है। तो डैम बनाकर वहां से नहरों का निर्माण करा सकते हैं और विशाल क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। अगला देखेंगे, देखो क्या उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। सिंचाई की सुविधा के साथ साथ जो पेयजल है, पेयजल की सुविधा प्रदान की जा सकती है, पेयजल की सुविधा प्रदान की जा सकती है। अगला देखेंगे, यहां पर पर्यटन का विकास किया जा सकता है। किसका विकास हो सकता है भाई? पर्यटन का विकास हो सकता है। अगला देखो और क्या उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है? मछली का पालन हो सकता है, मछली का पालन हो सकता है। आप शायद कल्पना नहीं कर सकते कि जब किसी कृत्रिम झील का निर्माण होता है तो वो एक समुद्र से कम नहीं होती। आप कभी सरदार सरोवर डैम को देखना, आप भाखड़ा नागर डैम को देखना, आप टिहरी डैम को देखना, आप हीराकुंड डैम को देखना, तो आप ये अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में कृत्रिम रूप से बनाई गई झील है या कोई समुद्र है। इतने विशाल क्षेत्र में, कई किलोमीटर तक के क्षेत्र में उसका निर्माण होता है भाई। तो इसीलिए बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर किसका पालन किया जा सकता है? मछली का। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके लिए ये बनाए जाते हैं वो है बिजली का उत्पादन, बिजली का उत्पादन, बिजली का उत्पादन। तो ये सबसे इसके मतलब
अगर किसी डैम से बिजली बनाई जाती है तो उसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट कहते हैं, यानी कि जल विद्युत परियोजना। किस नाम से जानते हैं उसे? जल विद्युत परियोजना। तो आप याद रखेंगे थोड़ा सा, अगर किसी डैम के ऊपर बिजली बनाई जा रही है वहां पर टरबाइन लगाकर, तो उस परियोजना को जल विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं और इसका नाम उस बांध के डैम पर ही रख दिया जाता है। सही है भाई। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर भाखड़ा नागल जल विद्युत परियोजना कहां पर है, भाखड़ा नागल जल विद्युत परियोजना कहां पर है, तो जहां पर भाखड़ा नागल डैम होगा वहीं पर परियोजना लगी हुई होगी, यानी कि उस डैम से जल के माध्यम से क्या प्राप्त की जा रही होगी? विद्युत। तो इतने सारे प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहे हैं, सही है, लेकिन इसकी हानियां भी बहुत हैं, इसके नुकसान भी बहुत हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखो, इन चीजों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको चीजों की समझ हो वास्तव में, कभी आप स्किप करके आगे की ओर बढ़ जाएं। ये चीजें आपको समझनी जरूरी है भाई, वन लाइन फैक्ट से काम नहीं चलता। आप पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं बने, पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं बने, पढ़ रहे हैं तो 1-2 मिनट ज्यादा पढ़कर चीजों को व्यवस्थित तरीके से समझ ही ना ले। पढ़े लिखे में और अनपढ़ में बहुत अंतर होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अंतर होता है पढ़े लिखे होने के बाद अनपढ़ होना। पढ़े लिखे होने के बाद अनपढ़ होना, पढ़ तो बहुत लिए लेकिन चीज की समझ है नहीं बिल्कुल। अगर कोई आपसे पूछ ले डैम के क्या क्या नुकसान होते हैं तो आप तो फायदे गिना दोगे, नुकसान पता ही नहीं भाई। सही है, तो समझने की कोशिश करें। देखो कि इससे हानियां क्या होती हैं। सबसे पहली हानि तो होती है जो नदियां हैं उनकी जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, प्राकृतिक सौंदर्यता वो समाप्त हो जाती है। सही है, क्योंकि नदियों की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है या जो नेचर है उनका, वो है जल कल करके बहते रहना, और आपने उस पर डैम बना दिया, फिर वहां पर क्या कर दी? अपनी पकड़ बना ली, डैम बना दिया। आपकी इच्छा होगी तो उससे पानी छोड़ेंगे, उसमें नदी में बहाएंगे, आपकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं बनाएंगे भाई। तो अब नदियां प्राकृतिक नहीं रह जाती। अगर नदी पर आपने डैम बना लिया तो नदी प्राकृतिक नहीं रह जाती हैं, वो कैसी हो जाती हैं? कृत्रिम हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? कृत्रिम। जब आपकी इच्छा होगी तब पानी छोड़ोगे, और जब आपकी इच्छा नहीं होगी तब डैम के पानी को रहने दोगे भाई। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, ये हानि होती है नदियों को। और दूसरा देखेंगे, जो नदियों में रहने वाले जीव हैं जिन्हें स्वतंत्रता पसंद है, मतलब बहते हुए जल में रहने की आदत है, उनके जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जलीय जीव जो होते हैं, जलीय जीव को हानि होती है इससे, जलीय जीव को हानि। तो ये बिल्कुल वही वाली बात है, जंगल में रहने वाले शेर को अगर आपने पिंजरे में कैद कर दिया, जो जीव जल के बहते हुए जल में रहना पसंद करते हैं, अब वो ठहरे हुए जल में कैसे जीवित रह सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। अगला देखेंगे, देखो जहां पर इस डैम का निर्माण किया जाता है, जहां पर इस डैम का निर्माण किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहाड़ी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों में जो जंगल होते हैं वहां पर क्या होता है भाई? आदि जो आपके जनजातीय लोग हैं वो निवास करते हैं। तो अगर यहाँ पर डैम बनाया जाएगा तो कई वर्ग किलोमीटर में यहाँ जलीय क्षेत्र बन जाएगा, मतलब जो कृत्रिम झील है वो बन जाएगी, और यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं उन्हें क्या करना पड़ जाएगा भाई? यहाँ से प्रवास करना पड़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या तो इन्हीं के लिए है। सबसे बड़ी समस्या जो मेगा परिकर के बारे में आपने सुना होगा भाई, नर्मदा नदी पर बांधों को लेकर जिन्होंने विरोध किया था वो इसी प्रकार के, क्योंकि जो गुजरात और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है वहां पर नर्मदा नदी बहती है, और वहां के क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में जनजातीय लोग रहते हैं, और उनके प्रवास को लेकर और नदियों पर होने वाले इन बांधों के निर्माण को लेकर मेघा परिकर ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। आपने जरूर पढ़ा होगा उनके लिए, तो आप याद रखना इतना। इसका देखो और नुकसान क्या होता है, अगर जंगल के क्षेत्र में इनका निर्माण होगा तो जो जंगली जानवर हैं उन्हें वहां से प्रवास करना पड़ेगा, और जो प्रवास नहीं कर सकते उनकी क्या हो जाएगी भाई? मृत्यु। अब आप कहेंगे जानवरों की मृत्यु से क्या नुकसान है?
तो आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। किसके बारे में भाई? पारिस्थितिकी तंत्र। ये क्या होता है? इकोसिस्टम। वो आपने सुना होगा भाई, जो टिड्डा होता है, टिड्डे को सांप खा जाता है, सांप को बाघ खा जाता है, सही है। वो वाला जो इकोसिस्टम है कि हिरन होगा तो शेर होंगे, और शेर होंगे तो आगे के जीव होंगे। बिल्कुल, अगर हिरन ही नहीं रहे हैं, मतलब शेर, आपने शेर को तो बचा लिया, मानो आपने शेर को तो बचा लिया, सही है, लेकिन हिरन को नहीं बचा पाए। तो जब हिरन ही नहीं होंगे, यानी कि शेर के खाने के लिए भोजन ही नहीं होगा, तो शेर भी कैसे जीवित रह सकता? उसका संरक्षण आप कितना भी कर लें, जब तक उसके खाने के लिए भोजन नहीं है तब तक क्या वो जीवित रह सकता है? तो ये जो इकोसिस्टम है, जो चैन बनी हुई है कि जो आपके हिरन होंगे उन्हें शेर खाएंगे, शेरों को फिर आगे की ओर, ये वाला जो प्रक्रम चलता है, तो ये वाला इकोसिस्टम टूट जाता है और इससे बहुत गहरा असर पड़ता है जो नाइट्रोजन चक्र होता है उस पर। तो एक तो ये हो गया भाई इसका नुकसान। और अगला नुकसान क्या होता है? जो जंगल होते हैं, जंगल को होता है भाई, जंगल जब देखो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर भर गया जल, तो जल में ये क्या होंगे? सब समाप्त हो जाएंगे भाई। अरे जल में ये सारे के सारे पेड़ पौधे क्या होंगे? समाप्त। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो जंगल का था, जो कार्बन डाई को अवशोषित कर रहा था और CO2 को अवशोषित कर रहा था और ऑक्सीजन को उत्सर्जित कर रहा था, वो क्या हो गया? समाप्त। तो इससे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, इससे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इतने सारे जितने लाभ हैं उतनी ही या उससे ज्यादा इससे हानियां होती हैं। तो जो हानियां हैं वो हमें अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, जबकि फायदे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। तो हम इन चीजों के बारे में नहीं सोच पाते भाई। और आज जो ये भयंकर बीमारी फैली है या महामारी फैली है, तो कहीं ना कहीं ये मानवीय हस्तक्षेप, जो मानवीय हस्तक्षेप है प्रकृति में, उसी का नतीजा है। कुछ इस प्रकार की प्राकृतिक महामारियां जो होती हैं प्रकृति में, जो छेड़छाड़ होती है, उसी का नतीजा होती है, जो मानव को भुगतनी पड़ती हैं और पूरी प्रजाति को भुगतनी पड़ेंगी। एक स्थिति आपको ऐसी जरूर देखने को मिलेगी जब मानवीय प्रजाति को बचाना लगभग असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मानवीय प्रजाति ने इतना ज्यादा प्रकृति में हस्तक्षेप कर दिया है कि किसी भी चीज को प्राकृतिक रहने ही नहीं दिया, हर चीज में हस्तक्षेप कर दिया भाई। जहां तक कि पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रहों पर भी चले गए। तो ये बहुत बड़ा हस्तक्षेप है और हम इसे विकास के नाम पर जान रहे हैं भाई, लेकिन ये विकास नहीं है। वास्तव में हम अपनी कब्र ही खोद रहे हैं, वास्तव में हम अपनी कब्र ही खोद रहे हैं। लेकिन समाज है, समाज में समाज के हिसाब से ही रहना पड़ता है। अगर आप आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे तो पिछड़े हुए रह जाएंगे। तो सारी चीजें उसी हिसाब से मेंटेन होती हुई चलती हैं। ना तो आप इधर को सोच सकते बिल्कुल, और ना ही इधर की ओर सोच सकते, सही है। तो कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना हमारे देश में हैं, तो मैं उनके बारे में आपको समझा रहा हूं भाई, सही है। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जैसे देखते हैं हम एक एक करके भाई, और कल को जितनी भी छोटी बड़ी सारी परियोजनाएं हैं मैं आपको सारी लिखा दूंगा भाई, तो हम उनके बारे में बाद में पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भाई, ये है कुछ भारत की स्थिति। और यहां पर एक नदी बहती है, महानदी। कौन सी नदी है ये? महानदी। तो महानदी पर एक डैम बनाया गया है ये, और इस डैम का नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध भाई? हीराकुंड बांध। और आप ध्यान रखेंगे ये जो बना हुआ है उड़ीसा में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? उड़ीसा में, और उड़ीसा के संभलपुर। तो आप इसके बारे में समझें। पहले देखो था क्या, आप पीछे नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। महानदी का जो उद्गम होता है दंडकारण्य के पठार से होता है, और दंडकारण्य के पठार और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो पूरे के पूरे दंडकारण्य के पठार के जल को लाकर इसमें गिरा देती हैं। देखो इस प्रकार से जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी जल इसमें लाकर गिरा देंगी, और इसका सारा जल डायरेक्ट फिर कहां जाएगा? उड़ीसा में। तो इस कारण से उड़ीसा में बाढ़ आ जाया करती थी, सही है। इस कारण से
उड़ीसा में बाढ़ आ जाया करती थी, क्योंकि पूरे के पूरे दंडकारण्य के पठार के जल को लाकर ये नदी कहाँ गिराती थी, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में उस बाढ़ से बचने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया। जैसे ही नदी प्रवेश करती है उड़ीसा में, तो आप ये याद भी रखना, देखो एक बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि महानदी उड़ीसा के किस जिले में प्रवेश करती है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के किस जिले में प्रवेश करती है, तो संबलपुर। वहीं पर इसका बांध बना दिया गया भाई, और बांध बनाकर पीछे के जल को नियंत्रित कर लिया गया और आने वाली त्रासदी जो थी जल की उसे रोक लिया गया। तो इसीलिए पहले हम महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा करते थे, महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा करते थे। और आप जानते हैं ये जो हीराकुंड डैम है भारत का सबसे लंबा डैम है, भारत का सबसे लंबा डैम है, 4801 मीटर लंबा, 4801 मीटर, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर, सही है, 4 क्या 5 ही मानो, लगभग 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर की दूरी तक कोई बांध बनाया गया है, तो कितना विशाल जलाशय होगा उसका। क्लियर कर पा रहे हैं भाई। अगला देखते हैं, देखो एक नदी और है, ये है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर गुजरात में एक डैम बनाया गया है, कहां पर, गुजरात में, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। तो याद रखेंगे सरदार सरोवर डैम गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और ये भारत के सबसे बड़े जलाशय का निर्माण करती है। यानी कि ये जो डैम है, या आप ये कह सकते हैं ये भारत का सबसे बड़ा डैम है। कैसा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा डैम का मतलब है कि सबसे ज्यादा इसका बड़ा जलाशय है भाई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ऊंचाई की दृष्टि से नहीं समझे, सबसे लंबा तो ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया, अभी सबसे ऊंचा भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ रही है भाई। नर्मदा नदी पर गुजरात में एक डैम बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें, ये गुजरात ही नहीं अभी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां तक के राज्यों के लिए बहुत सारे लाभ प्रदान करता है भाई, सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है, और इससे बनने वाली जो बिजली है मध्य प्रदेश, राजस्थान तक जाती है। तो आप समझ सकते हैं देखो कितना बड़ा डैम होगा। और इसी के अतिरिक्त एक छोटी सी नदी, एक नदी और है, तापी नदी। क्या नाम है इसका, तापी। और इस पर 2 परियोजना बनी हुई है, एक तो उकाई और दूसरी काकरापारा। एक तो उकाई परियोजना, देखो यहीं पर लिख देता हूं मैं, गुजरात में ही बनी हुई है, कहां पर, गुजरात में। एक तो उकाई और दूसरी काकरापारा। तो उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना तापी नदी पर बनी हुई है, गुजरात में बनी हुई है। आप याद रखेंगे एक नदी है, देखो यहां से गंगा निकल कर आती है आपकी इस प्रकार से, सही है भाई, और यहीं से यमुना निकल कर आती है, ये है। तो आप ऐसे मान सकते हैं इसे, तो ये गंगा और ये यमुना। तो यहां से एक नदी निकल कर आती है चंबल। कौन सी नदी है भाई, ये चंबल नदी है। और इस चंबल नदी पर 3 प्रमुख बांध बने हुए हैं, एक तो ये है भाई और 2 ये हैं। तो ये वाला जो बांध है इसे कहते हैं गांधी सागर, गांधी सागर बांध या परियोजना कह सकते हैं आप। तो गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। किस नदी पर है, चंबल नदी पर। और किस राज्य में है, एमपी। किस राज्य में है भाई, एमपी में। आप याद रखेंगे। और ये जो दोनों बांध देख रहे हैं आप, ये जो दोनों बांध देख रहे हैं, इनमें से एक है राणा सागर, राणा सागर बांध या राणा सागर परियोजना, और दूसरी है जवाहर सागर परियोजना। तो राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना दोनों की दोनों चंबल नदी पर हैं, लेकिन किस राज्य में हैं, राजस्थान राज्य में। और इनके जलाशय भी इसी नाम से कहलाते हैं। तो याद रखेंगे इस पूरी परियोजना को कहते हैं चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना में मुख्य रूप से 3 बांध हैं, गांधी सागर बांध, राणा सागर और जवाहर सागर, जिसमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, जबकि राणा सागर और जवाहर सागर कहाँ है भाई,
मुख्य रूप से राजस्थान में है। तो इतना क्लियर हो रहा होगा। देखेंगे देखो यहीं पर एक कृष्णा नदी है भाई, यहीं पर यह कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी के बारे में आपको याद रखना है कि इस पर एक बांध बना हुआ है नागार्जुन, नागा अर्जुन सागर बांध। तो ये मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। इसी के ऊपर एक नदी और है गोदावरी, गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है मंजीरा। तो ये मंजीरा नदी है, देखो मंजीरा नदी, और मंजीरा नदी पर एक बांध बना हुआ है निजाम सागर, निजाम सागर। तो ये भी बहुत पूछा जाता है। इसके बाद देखो एक नदी को आप जानते हैं भाई, कावेरी नदी, कावेरी नदी। और ये जो कावेरी नदी है, इस नदी पर एक डैम बना हुआ है कर्नाटका में, एक डैम बना हुआ है कर्नाटका में, और एक डैम बना हुआ है आपका तमिलनाडु में। जो कर्नाटका में है उस डैम का नाम देखो मैं लिख देता हूं, उसे कहते हैं कृष्णराज, कृष्णराज सागर। तो आप याद रखना कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर है, और कावेरी नदी पर कहां पर है, कर्नाटका में। कहां पर है भाई, कर्नाटका में। और ये जो है वो है मैट्टूर बांध। कौन सा है, मैट्टूर बांध। और मैट्टूर बांध कहां है भाई, तमिलनाडु में। मैं बोल देता हूं देखो अगर आपको नहीं चमक रहा, मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है, और वहां के तमिलनाडु के सबसे बड़े बांधों में से एक इसका नाम है भाई। तो इसलिए याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ प्रमुख बांध हैं। इसके अतिरिक्त देखो और हम देखते हैं, ये आप नदी देख रहे हैं देखो गंगा, और गंगा की एक सहायक नदी है मतलब भागीरथी, उत्तराखंड में भागीरथी कहते हैं आप जानते हैं। तो इसकी एक सहायक नदी है भीलांगना। तो भागीरथी, भागीरथी और भीलांगना, और भीलांगना, इन दोनों के संगम पर, इन दोनों के संगम पर एक डैम बना हुआ है टिहरी डैम, टिहरी डैम। तो आप याद रखेंगे टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है, टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है। लगभग 263 मीटर ऊंचा है, लगभग 263 मीटर ऊंचा है। तो बहुत ऊंचा बांध है, आप याद रखेंगे। इसके बाद देखो एक नदी ये बहकर आती है आपकी, ये है सतलज नदी। कौन सी है, सतलज नदी। और सतलज नदी पर दो प्रमुख बांध बने हुए हैं, सतलज नदी पर दो प्रमुख बांध बने हुए हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा, और इसके बाद पंजाब में, पंजाब में नांगल डैम। कौन सा है भाई, नांगल डैम। और हम इन्हें अलग अलग नहीं बोलते, पंजाब में ही बोल देते हैं डायरेक्ट, पंजाब में भाखड़ा नांगल डैम। तो याद रखेंगे भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, दोनों को संयुक्त करके बोला जाता है भाखड़ा नांगल डैम। और अभी पीछे मैंने आपको बताया था इसका जो जलाशय है वो मुख्य रूप से गोविंद सागर झील कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, गोविंद सागर झील कहलाता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। और देखेंगे देखो यहां से एक नदी निकलती है कोसी नदी, सही है। ये कौन सी नदी है भाई, कोसी नदी। तो इसके बारे में आप जानते हैं, कोसी नदी जो आपका नेपाल वाला क्षेत्र है वहां से अवसाद लाती है और लाकर कहां छोड़ देती है भाई, बिहार वाले क्षेत्र में। और बिहार वाले क्षेत्र में इसमें इतना ज्यादा विसर्पण होता है कि अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है, जिस कारण से यहाँ पर क्या आती है भाई, बहुत सारी बाढ़ के कारण आपदाएं आती हैं। तो इन चीजों से निजात पाने के लिए ये जो आप जानते हैं भाई, कोसी नदी भागलपुर में आकर मिलती है, आपके बिहार के भागलपुर में आकर मिलती है। और ये जो आपका नेपाल है, नेपाल में कोसी नदी पर ही, नेपाल में कोसी नदी पर ही हनुमान नगर, हनुमान नगर
बैराज बनाया गया है भाई। तो याद रखेंगे हनुमान नगर बैराज कोसी नदी पर है, और कोसी नदी पर कहाँ है? हनुमान नगर में। और ये हनुमान नगर कहाँ है भाई? नेपाल में। तो जब ये बांध बनाया गया तो कोसी नदी द्वारा जो आपका बिहार है वहां पर आने वाली आपदाओं में थोड़ी सी कमी आ गई। तो याद रखेंगे कोसी नदी पर हनुमान नगर बैराज जो बनाया गया है वो नेपाल में है, क्योंकि इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक परियोजना और पढ़ेंगे। देखो ये हुगली नदी है, आप पढ़ चुके हैं, और इसी की एक सहायक नदी है, इसी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी। कौन सी है भाई? दामोदर नदी। और इस नदी के बारे में पहले भी मैंने बताया है, फिर रिपीट कर देता हूं। देखो दामोदर नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नदी है बराकर। कौन सी है भाई? बराकर। तो ये जो बराकर नदी है इस पर, और जो अन्य सहायक नदियां हैं दामोदर की, ये सारी की सारी नदियां जो पूरे के पूरे छोटे नागपुर के पठार का जल थी वो लाकर पश्चिम बंगाल में गिरा देती, और इसके कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ों से भारी तबाही होती थी। तो इस बात से निजात पाने के लिए, यानी कि ये जो समस्या थी इसे दूर करने के लिए एक परियोजना बनाने का विचार किया गया दामोदर नदी पर। तो इसके लिए एक संस्था का गठन किया गया, डीबीसी। सही है, एक संस्था का गठन किया गया, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, डीबीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर वैली मतलब घाटी, कॉर्पोरेशन मतलब परियोजना, या कॉर्पोरेशन मतलब निगम। तो दामोदर घाटी निगम का गठन किया गया दामोदर नदी से जो पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती थी उसके लिए, और इसका गठन किया गया था 7 जुलाई 1948, नहीं तो 1948 भी लिख सकते हैं। और इसने क्या किया भाई? इसने एक अमेरिका की परियोजना है टेनेसी घाटी परियोजना, टेनेसी घाटी परियोजना। तो इस परियोजना की नकल की बिल्कुल। टेनेसी घाटी परियोजना क्या है? टेनेसी घाटी और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सब पर बांध बनाकर पानी रोक दिया गया। जब सब नदियों के पानी को रोक दिया गया भाई, तो मुख्य नदी में बहुत ज्यादा पानी कैसे आ सकता है? तो इन्होंने भी वैसा ही किया। दामोदर नदी घाटी निगम ने दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों पर कुल 8 डैम बनाए। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 8 डैम्स का निर्माण किया, और उन डैम्स का निर्माण करने के बाद काफी हद तक पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी से आने वाली बाढ़ को रोक लिया गया। उनमें से कुछ बांध देखो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक बांध है उसरी, कोनार, ये इस परियोजना के अंतर्गत ही है। सही है। मैथान, तिलैया, सही है। और पंचेत हिल, पांचेत लिखा होता है, पांचेत हिल। और आप जानते हैं देखो पांचेत हिल दामोदर नदी पर है, जबकि तिलैया, मैथान और कोनार इसकी सहायक नदी बराकर पर। किस नदी पर है भाई? बराकर नदी पर। तो कुल 8 डैम का निर्माण किया गया था। कहां पर? दामोदर नदी घाटी पर। दामोदर नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं उन सभी नदियों पर, और पश्चिम बंगाल में आने वाली बाढ़ को इससे रोक लिया गया। तो ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण किया जा चुका है भाई। और इसके अतिरिक्त तो कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं भी हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में मैं 1 लाइन में इन सारी चीजों को भी लिख दूंगा शॉर्ट में, जैसे आपको याद करने की आदत है भाई कि टिहरी डैम कहाँ है? उत्तराखंड में। इस तरह से आप याद करते हैं, तो बिल्कुल वैसे भी मैं आपको डिनोट करके करा दूंगा भाई। क्लियर है? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।